प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 जो कि 5 अप्रैल 2025 के दिन आज ये पेपर हुआ है आपका बोर्ड का, उसकी सटीक जो आंसर की है पूरे के पूरे प्रश्न पत्र की जो उत्तरमाला है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इस पेपर को कैसा रहा आपका पेपर। इन चीज़ों से आप अनुमान लगा पाएंगे इस पेपर का। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के अंतर्गत, जो कि आपके 15 प्रश्न दिए हुए हैं। सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। सूरदास की झोपड़ी पाठ में यह कथन किसने कहा? सीधा सीधा प्रश्न आया विद्यार्थियों। तो ये जो कथन है वो भैरव का द्वारा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, सूरदास राख में क्या खोज रहा था? तो पोटली खोज रहा था, उसमें कुछ सिक्के थे, तो यहाँ उत्तर होगा इसका पोटली। तीसरा प्रश्न है, बिस्कोर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर ततैया का डंक चढ़ जाता है? तो यहाँ विद्यार्थियों, बेर का जो पेड़ है उसका जो फूल है उसके बारे में कहा गया है कि इसको सूंघने से बर ततैया का डंक चढ़ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। मालवा में औसत बारिश मानी जाती है, तो वहाँ पाठ के अंतर्गत ही दिया हुआ है 35 इंच जो बारिश है वो मालवा की औसत बारिश माना जाता है। समाचार पत्र जनसत्ता का संपादन और उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाले कवि हैं। तो यहाँ प्रभास जोशी के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रभास जोशी जनसत्ता का संपादन करने वाले हैं और उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाले लेखक ये हैं। छठा प्रश्न है विद्यार्थियों, रीतिकाल के रीतिमुक्त और या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ हम विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के इतिहास में जब जाते हैं तो रीतिमुक्त जो परंपरा है उसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने रीति से मुक्त होकर के अपनी काव्य रचना की थी। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा घनानंद। विद्यार्थियों, सातवां प्रश्न है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचनाकार हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों उत्तर होगा इसका विद्यापति। अगला है विद्यार्थियों, भाग्य रेखा व भटकती राख के रचनाकार हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों भीष्म साहनी जो हैं वो यासेर अराफात और गांधी नेहरू वाला जो आपका पाठ दिया हुआ है, तो भीष्म साहनी की एक कविताएं हैं, वो भीष्म साहनी की कहानी संग्रह हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा भीष्म साहनी। पाठ के अंतर्गत जो कवि परिचय, लेखक परिचय दिया हुआ है वहाँ से भी प्रश्न आए विद्यार्थियों। तो यहाँ भीष्म साहनी की जो इसमें कहानी संग्रह दिए हुए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, भाग्यरेखा और भटकती राह। नवा प्रश्न है, कल मैंने जाना कि वसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था। पंक्ति में भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों जितना भी स्थिति आई है वो व्यंग्य को लेकर के आई है। व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ये माना है कि वसंत आने का रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, ऊब वाली जो दिनचर्या है, भागम भाग वाली जो दिनचर्या है, उसमें पता नहीं चलता है कि वसंत कब आ गया, केवल व्यक्ति कैलेंडर से ही देख करके जान पाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों व्यंग्य के रूप में यहाँ पर इसे कहा गया है। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, इसमें ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? तो यहाँ विद्यार्थियों सीधा साधा है, इसमें लोक विश्वासों के नाम पर जो अंधविश्वास यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं उसके आधार पर इस ढेले चुन लो लघु निबंध में इस प्रकार की बात कही गई है। 11वां है, विद्यापति के पद में बिरहणी अपने दोनों आंखें बंद क्यों कर लेती है? तो यहाँ विद्यार्थियों पुष्पित जंगल को देख करके वह जो गृहिणी है वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। इसके अलावा इसमें ये भी दिया हुआ है कि कोयल की आवाज़ सुनकर वो अपने कानों को बंद कर देती है। तो यहाँ आँखों को बंद करने का जो कार्य है वो पुष्पित जंगल यानी कि फूलों से लदा हुआ जो जंगल है उसको देख करके वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। विद्यार्थियों 12वां प्रश्न है, कहानी में वर्तमान से अतीत में जाना कौन सी तकनीक कहलाती है? तो विद्यार्थियों फ्लैशबैक जो पद्धति है वो इसके अंतर्गत आती है। 13वां प्रश्न है, भरतमुनि के काव्यशास्त्र के अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों यहाँ उत्तर होगा 48 मिनट। 14वां सवाल है विद्यार्थियों, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, तो इसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों यहाँ ये जो काम है वो ड्राई एंकर का होता है।
15वां प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। ये समाचार पत्रिकाएं जो होती हैं मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया से संबंधित है। ये प्रश्न विद्यार्थियों इसी प्रकार का प्रश्न आपका अनिवार्य हिंदी में भी आया था उस समय पेपर में। तो यहाँ विद्यार्थियों समाचार पत्र जो है मुद्रित माध्यम जो है प्रिंट मीडिया है उसको लेकर के ये उसका उत्तर होगा। रिक्त स्थानों की तरफ देखते हैं विद्यार्थियों हम। दूसरे प्रश्न में पहला है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निक्षो मधु कुंद मधु बनते। इन पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? तो यहाँ विद्यार्थियों इन पंक्तियों में जब काव्य गुण की बात हम जब करते हैं तो जहाँ पर श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है, करुण रस होता है और जिसमें अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है तो विद्यार्थियों वहाँ पर माधुर्य गुण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में आएगा आपका माधुर्य गुण। दूसरा है विद्यार्थियों, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ विद्यार्थियों दोष का जब नाम होता है तो वो होता है च्युत संस्कृति दोष। तो यहाँ होगा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग होने पर च्युत संस्कृति दोष यहाँ पर होता है। तीसरा है, प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन एवं रगन के क्रम में वर्ण विद्यमान हो तो वहाँ विद्यार्थियों वंशस्थ छंद होता है। तो ये वर्णिक छंद है वंशस्थ, 12 इसमें वर्ण होते हैं और जत जर इस प्रकार से होता है। जैस जत यानी कि जगन तगन जगन और रगन इनकी जत जर इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। अगला है विद्यार्थियों, छप्पे छंद की अंतिम 2 पंक्तियाँ किसकी होती हैं? तो यहाँ विद्यार्थियों छप्पे छंद में हम देखते हैं कि उसमें 6 पंक्तियों वाला छंद है। प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की और अंतिम 2 पंक्तियाँ उल्लाला छंद की होती हैं। तो यहाँ पर अंत में जो 2 पंक्तियों के बारे में पूछा गया है तो वो उल्लाला छंद की होती हैं। सूत्र भी इसका है छरोऊ यानी कि छप्पे का आप जब ध्यान रखेंगे तो कौन कौन से छंदों का मिश्रण होता है छप्पे में, तो रोला और उल्लाला। तो अंतिम 2 पंक्तियाँ उल्लाला की होती हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निज बात पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ विद्यार्थियों जब अचेतन जो पदार्थ हैं उनके द्वारा ऐसी क्रियाओं का करना बताया जाता है जो मानवोचित होती है, यानी कि मानवों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही कार्य यदि प्रकृति के उपादानों के माध्यम से वर्णित किए जाते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थियों मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं वो चुपचाप सुन रही हैं, अब सुनने का काम वो कर नहीं सकती लेकिन मानवों के समान वो कार्य करते हुए दिखाए गए हैं, तो यहाँ विद्यार्थियों मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है विद्यार्थियों, कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य न होना वर्णित किया जाए तब विद्यार्थियों यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपने विभावना पढ़ा था, विभावना के विपरीत होता है विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ विद्यार्थियों अब हम देखते हैं अपठित गद्यांश को, और इस अपठित गद्यांश में देखने पर हमें पता चलता है कि जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक जो परंपरा है वो उज्ज्वल है, संस्कार युक्त है, उत्तराधिकार विपुल है, महिमामयी है, इस प्रकार से इसमें वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ सीधे चलते हैं गद्यांश के शीर्षक पर। तो यहाँ विद्यार्थियों गद्यांश का जो शीर्षक हम लिख सकते हैं उसमें पहला प्रश्न है गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो भारतीय परंपरा लिख सकते हैं, आदर्श समाज, भारतीय आदर्श समाज लिख सकते हैं। तो भारतीय जो प्राचीन परंपरा है उससे संबंधित हम शीर्षक इसमें लिख सकते हैं। भारतीय परंपरा, परंपरावादी भारतीय समाज, आदर्श समाज, ऐसे इस प्रकार से जो गद्यांश की जो शीर्षक है वो लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न भारतीयों भारतीय चित्त किस रूप में सोचता है, तो इसमें विद्यार्थियों यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है कि भारतीय जो चित्त है, भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों स्वाधीनता के रूप में सोचने वाला। यहाँ से लगा करके आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो हमारी जो संस्कृति है उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यहाँ पर दी हुई है कि अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है। भले वे विवेकी लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों भले वे विवेकी लोग क्या करते हैं, इसके जो उत्तर के रूप में है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो हितकर होता है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये चौथे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। मूर्ख लोग कौन होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं वो इसमें लास्ट में दिया हुआ है। मूर्ख की जगह आपको मूढ़ शब्द दिया है यहाँ पर, तो विचलित नहीं होना है आपको। मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं, ये इसका उत्तर होगा।
विद्यार्थियों अंतिम प्रश्न है, बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? तो इसका जो उत्तर है विद्यार्थियों, ये इसमें है कि जब कालिदास का जो कथन है ये इस उत्तर के रूप में आएगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। और इसमें ऊपर दिया हुआ है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी कि इसका उत्तर जो सही यहाँ से होगा कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। तो पुराने के प्रति हमेशा मोह नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से जो मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, यानी कि उसके अनुसार वो कार्य करने के योग्य नहीं होता वो मनुष्य। देखिए अगला है विद्यार्थियों, इसमें अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। विद्यार्थियों यहाँ पर पंत की जो कविता है हिंदी साहित्य में आती है युगांत कविता, वहाँ से पंक्तियाँ ली हुई हैं और इसमें पंत जी के द्वारा प्रकृति का सौंदर्य बताया गया है और मानव जीवन के प्रति जो गहरी संवेदना है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। इसमें कवि प्रकृति के सौंदर्य को नारी के रूप में चित्रित करता है और प्रकृति के सौंदर्य रहस्य को ये दर्शाने वाली कविता है, उसी का ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनेला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदुमौन, मूंदे अधरों में मधुला मधुपालाप, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल वंकिम भ्रूचाप, मौन केवल तुम मौन। तो यहाँ विद्यार्थियों संध्या को के रूप में वर्णित किया गया है। जो संध्या है वो आकाश से चुपचाप उतरती हुई सी आती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो शीर्षक है वो संध्या लिख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों जो प्रश्न है दूसरा, रूपसी कहाँ से उतर रही है? तो रूपसी इसमें दिया हुआ है दूसरे ही पंक्ति में, व्योम से उतर रही चुपचाप। तो व्योम यानी कि आकाश से उतर रही है। रूपसी के केश कैसे हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है सुनहला केश, फैला केश कलाप, कलाप यानी समूह। तो सुनहले उसके केश बताए गए यहाँ पर, सुनहला इसका उत्तर होगा। अगला है विद्यार्थियों रूपसी कहाँ छिपी हुई है? रूपसी कहाँ छिपी हुई? तो इसमें उत्तर दिया हुआ है छिपी निज छाया छवि में आप, वो अपनी निज छाया की छवि में वो छिपी हुई है। रूपसी की वाणी कैसी है? तो रूपसी की वाणी यहाँ पर सबसे अंत में जो ज़्यादा दी, मौन केवल तुम मौन। और यहाँ जब ज़्यादा लिखने की बात आती है तो हम लिख सकते हैं कि वो मौन वाणी है, मधुर मंथर मृदु मौन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। वो इसकी वाणी इस प्रकार से है, मधुर मंथर मृदु मौन, इस प्रकार से पूरे के पूरे जो विशेषताएं हैं वो इसकी आ सकती हैं। इसमें दिया हुआ विद्यार्थियों अगला प्रश्न, पद्यांश की भाषा की कोई विशेषता लिखिए। सबसे प्रमुख जो इस पूरे के पूरे पठित पद्यांश में हम देखते हैं तो यहाँ पर तत्सम जो शब्दावली है वो यहाँ पर आई है, यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप इस प्रकार की विशेषता इसमें लिख सकते थे। विद्यार्थियों आगे देखते हैं 5 से 15 तक के जो प्रश्न आपके 4-5 पंक्तियों के उत्तर देने के शब्द, यानी कि 40 शब्द में उत्तर देने थे आपको। पहला देखते हैं विद्यार्थियों इसमें कि शुक्ल जी, 5वां प्रश्न, शुक्ल जी के मन में भारतेंदु के संबंध में किस प्रकार के भाव व छवि बसी हुई है? यानी कि विद्यार्थी इसमें आया है कि जो बालक शुक्ल जी हैं वो उनकी स्थिति ऐसी थी बचपन में जब वो 8 वर्ष के थे, वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक हैं राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाती थी, उनकी जो बाल बुद्धि थी, और दोनों के बारे में एक मिली जुली भावना उनके मन में थी। क्योंकि शुक्ल जी के पिताजी घर में क्या करते थे, भारतेंदु के नाटक भी सुनाया करते थे और उन नाटकों को सुनकर के जो बालक शुक्ल है वो सत्य हरिश्चंद्र का जो नाटक का जो नायक था राजा हरिश्चंद्र और कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनमें अंतर नहीं कर पाते थे। इस प्रकार का उत्तर इस प्रकार का होगा। विद्यार्थियों 6 नंबर का जो प्रश्न है, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, ऐसा लेखक ने किन के लिए कहा है और क्यों कहा है? विद्यार्थियों एक पाठ दिया हुआ है निर्मल वर्मा जी का, जहाँ कोई वापसी नहीं। इसमें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो कहे गए हैं वो उन लोगों को कहा गया है जो औद्योगिकरण के झंझावात द्वारा अपनी घर भूमि जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए विस्थापित कर दिए गए हैं। और कहने का कारण हम कहेंगे तो ये हो सकता है कि औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापित किए गए लोग हैं
फिर कभी भी वो अपने घर नहीं लौट पाते हैं। तो ये इस प्रकार से भारत के नए शरणार्थी कहे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न है विद्यार्थियों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला के जीवन के कौन से पहलू का पता चलता है। विद्यार्थियों, जो निराला जी हैं उन्होंने अपने जीवन में जितने दुख देखे थे, अपने निजी जीवन में उन्होंने बहुत सारे दुख झेले थे और संपूर्ण परिवार जो है उनके सदस्यों की जो मृत्यु है उन्हीं के सामने हो गई थी। और जब वो अपनी पुत्री सरोज स्मृति कविता लिख रहे थे, सरोज की जब मृत्यु हुई थी, उनसे उस दुख से उपजी जो वो कविता है उसमें वो उन सभी दुखों को याद करते हैं और अपने निजी जीवन के बारे में वो याद करते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जीवन है वो दुखों की कथा रहा है और मैं उन दुखों को किसी से कह भी नहीं पाता हूँ। तो उनकी जो निजी जीवन की जो विभीषिका है, दुखी होने के जो कारण है उनके जीवन में एक एक करके और पूरे परिवार का विनाश हो जाना, तो उनकी इस स्थिति को यहाँ पर वर्णित किया गया है। 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ा, मक तो ही मार्ग होई परो कंत परे धर पाओ। इन पंक्तियों में बिरहणी की क्या अच्छा व्यक्त हुई है। विद्यार्थियों, यहाँ पर बिरहणी जो है वो अपने शरीर को जलाकर राख कर लेना चाहती है और पवन से कहती है कि इस राख को उड़ाकर वहाँ ले जा जहाँ से प्रियतम के पैर पड़ते हों। भाव ये होता है इस विद्यार्थी इस पंक्ति के अंतर्गत कि जीवित रहते हुए इस शरीर का प्रियतम से मिलन तो नहीं हो पाया, लेकिन शरीर की राख से ही प्रियतम के चरणों का स्पर्श मिल जाए, ऐसी बिरहणी की स्थिति यहाँ पर हुई है। वो मरने के बाद में भी अपने राख के द्वारा समर्पित हो जाना चाहती है उन चरणों के प्रति जो उस बिरहणी के जीवन की आशा थे। 9वां प्रश्न है विद्यार्थियों, अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति थी, ऐसा सूरदास ने क्यों कहा। सूरदास की जो झोपड़ी आपकी पाठ दिया हुआ है उसमें सूरदास आपने देखा उसमें कि सूर्य जो है वो अंधा था, लेकिन जब उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई तो उसे कई चीज़ों की याद आती है और उन चीज़ों के बारे में सोचता है। सबसे अधिक जो सोचने की बात थी विद्यार्थियों, वे सोचता है कि सुभागी के बारे में वो विचार करने लगा है कि बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ मारी मारी फिरेगी, ये कलंक भी मेरे ऊपर लग गया था क्योंकि मैंने इसकी सहायता की थी, ये कलंक लग गया है। और अब वो सोचता है कि धन गया, घर गया, आबरू गई, ज़मीन बची रही, ये भी बचेगी या नहीं बचेगी। तो अंधेपन के बावजूद प्रतिदिन नित्य ही एक न एक चपत उसको पड़ती रहती थी। तो यहाँ विद्यार्थियों इन चीज़ों से दुखी होकर के वो ऐसी बातें सोचता है। 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या पशु माताएं भी ममत्व का सुख दे पाती होंगी। बिस्कोहर की माटी पात के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ विद्यार्थियों बिस्कोहर की माटी जो पाठ है उसमें बिस्कोहर के बारे में बताया गया है कि दिलसाद जो गार्डन है उसमें जब लेखक रह रहा था तो वहाँ पर एक डियर पार्क है, उसमें जो लेखक है वो बतख के बच्चे को देखता है और वो बतख किस प्रकार से देखता है कि अपने अंडों की रक्षा करते हुए देखता है उसको। और उसने सोचा कि विश्वनाथ की माँ और उसकी बतख को यह ममता प्रकृति ने ही प्रदान की है। तो यहाँ विद्यार्थियों पशु माताएं ममता को सुख दे पाती होंगी, इसके बारे में बतख से तुलना करते हुए ये बातें उसने कही हैं। विद्यार्थियों आगे इसमें दिया हुआ है 11वें नंबर का प्रश्न, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण सहित समझाइए। विद्यार्थियों जब कोई बात सीधे रूप में नहीं कही जाए और दूसरी बात का सहारा लेकर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार पाया जाता है। इसे विद्यार्थी दूसरे शब्दों में अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। उसके बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ विद्यार्थियों माली और फूलों के माध्यम से जीवन की जो क्षणभंगुरता है उसको यहाँ पर वर्णित किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है विद्यार्थियों पत्रकार को अच्छे लेखन के लिए क्या क्या ध्यान रखने